बहुत समय बाद दीदी का घर जाना हुआ। सोम का केरल तबादला हो गया था, इसलिए इतनी दूर से जम्मू जाना आसान नहीं था। जब दीदी के बेटे की शादी हुई थी तब बच्चों की सालाना परीक्षा चल रही थी। मैं तब नहीं आ पाई थी और फिर सोम को भी छुट्टी नहीं थी। मौसी के बिना ही उसके भांजे की शादी हो गई थी। मैं इस बार बहुत सारा चाव मन में लिए मायके, ससुराल और दीदी का घर आई। मन में नई बहू से मिलने की चाह सबसे ज्यादा थी। हमने बड़े जोश और उत्साह से दीदी के घर में पाँव रखा। सुना था बड़ी प्यारी है दीदी की बहू रानी, माँ बाप की लाडली और एक ही भाई की अकेली बहन। दीदी सास बन के कैसी लगती होगी, यह देखने की भी मन में बड़ी चाह थी। अक्सर ऐसा होता है कि सास बनकर एक नारी सहज नहीं रह पाती है, कहीं कहीं कुछ सख्त हो जाती है, मानो अपनी सास के प्रति दबी घुटी कड़वाहट बहू से बदला लेकर निकालना चाहती हो। मुझे बड़ा लाड प्यार किया दीदी ने, सिर आंखों पर बिठाया, मगर बहू कहीं नजर नहीं आई मुझे। अरे दीदी, बहुत हो गई आओ भगत, यह बताओ हमारी बहू कहाँ है? मुझसे दीदी आंखें चुराती सी लगी। मेरा और सोम का चेहरा देखकर भी अनदेखा करती हुई सी दीदी पुनः इधर उधर की कहीं बातें करने लगी। तो सोम से ना रहा गया। उन्होंने कहा, दीदी आप कुछ छुपा तो नहीं रही? कहाँ है बहू और राजू? वो हमारे साथ नहीं रहते। बड़े घर की लड़की का हमारे घर में मन ही नहीं लगा। यह सुनकर हम दोनों अवाक रह गए। बड़े घर की लड़की है मतलब? मैंने कहा, रिश्ता बराबर वाले के साथ नहीं किया था क्या? दीदी चुप थी। जीजा जी की नजरों में दीदी के लिए नाराजगी साफ नजर आने लगी थी। मुझे अफसोस हुआ सब जानकर। मध्य वर्गीय परिवार है जीजा जी का, जहां एक एक पैसा सोच समझकर खर्च किया जाता था। जिस लड़की ने कभी पानी का गिलास उठाकर खुद नहीं पिया, दीदी उससे सुबह 4 बजे उठकर सारा काम संभालने की उम्मीद कर रही थी। हम भी तो करते थे कि तर्ज पर दीदी का तुनकना जीजा जी को और भड़का गया। तुम टाटा बिरला की बेटी नहीं थी जिसके घर में नौकरों की फौज होती है। तुम्हारी माँ भी दिन चढ़ते ही घर की चक्की में पीसना शुरू करती थी, और मेरी माँ भी नौकरानी के नाम पर दोनों घरों में एक बर्तन मांजने वाली होती थी। तुम्हारा जीवन स्तर हमसे मेल खाता था। पाई पाई बचाकर खर्च करना दोनों घरों की आदत भी थी और जरूरत भी, इसलिए तुमने निभा लिया। और वह बच्ची भी तो किसी तरह निभा ही रही थी। दबी आवाज में उसने मुझसे कहा भी था कि पापा, मुझे रसोई के काम की आदत नहीं है, रसोईया और फुल टाइम नौकर रख लीजिए। 4-5 हजार रुपये महीने कहाँ से लाती? तो उस घर की लड़की इस घर में क्यों आई जहाँ नौकरों के नाम पर 20-25 हजार रुपये महीने खर्च किए जाते हैं? रिश्ता और दोस्ती सदा बराबर वालों के साथ करनी चाहिए, समझाता रहा। मगर तब तुम्हें लालच था अमीर घर का, तो लड़की ना देते हमारे घर में, वहीं पड़ताल कर लेते हमारे घर की। उन्हें लायक समझदार लड़का मिल रहा था जिसने शादी के 6 महीने बाद ही उनका कारोबार संभाल लिया था। उनकी पड़ताल तो सही थी, उनकी इच्छा तो पूर्ण हो गई, वो खुश हैं, दुखी तुम हो, कह दंदनाते हुए जीजाजी उठकर घर से बाहर चले गए। पता चला शादी के 2-3 महीने बाद ही राजू मेधा को लेकर के अलग घर में चला गया था। क्या करता वह? पहले ही दिन से दीदी की बहू से इतनी अपेक्षाएं हो गई थी। जरा जरा बात पर अपमानित होना उसे नागवार गुजर रहा था। राजू ने समझाया था माँ को, क्या बात है माँ, अपनी पसंद की बहू लाई और अब वही तुम्हें नापसंद है? इस तरह क्यों बात करती हो उससे, जैसे वह नासमझ बच्ची हो। 26-27 साल की MBA लड़की बहू बनाकर लाई हो और उससे उम्मीद करती हो 4-5 साल की बच्ची की तरह।
जरा जरा बात तुमसे पूछकर करे। अब तुम्हारा जमाना नहीं रहा। जब घर वाले जहाँ बैठा देते थे बेवस बहू वहीं बैठ जाती थी। नहीं बेटा, बेवस वह क्यों होने लगी? बेवस तो मैं हूँ जिसने बेटी को पाल पोस कर किसी को सौंप दिया। माँ कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही हो? जीजा जी पल पल जलती में पानी डालने का अथक प्रयास करते रहे थे, मगर आग प्रतिदिन प्रचंड होती चली गई। तुम पीछे की ओर देखकर आगे नहीं बढ़ सकती हो दीदी? जिस काम की उम्मीद तुम बहू से करती रही हो वही तो तुम कम पढ़ी लिखी भी करती रही हो ना। उसका MBA करना किस काम आया, जरा सोचो ना। बच्चे कमाते हैं, अगर कोई 5,000 का नौकर अपनी जेब से रख सकते हैं तो तुम्हें क्या ऐतराज है? दीदी चुपचाप सुनती मुंह फुलाए बैठी रही। राजू और बहू को फोन करो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। या तो वे यहाँ चले आए या फिर हमें अपना पता बता दे, हम उसके घर चले जाते हैं। सोम ने अपना निर्णय सुनाया। यह सुनते ही दीदी का पारा 7वें आसमान जा पहुंचा। बोली, कोई नहीं जाएगा उनका घर पे और ना ही वह लड़की यहाँ आएगी। देखा शोभा इसका रवैया? राजू बेचारा 2 पट्टों में पिस रहा है। अरे जैसा घर जैसी लड़की तुमने पसंद की, राजू ने हाँ कर दी थी। अब चाहती हो बच्चे साथ साथ भी ना रहे? यह कैसे संभव है? जीना हराम कर दिया है तुमने सबका। न मुझे उनसे मिलने देती हो न उन्हें यहाँ आने देती हो। जीजा जी इकलौते संतान के वियोग में पागल होते जा रहे थे। सदा अपने ही चलाते रहने वाली दीदी यह समझ नहीं पा रही थी कि वो बबूल की फसल बोकर आम कहाँ खा सकती। पिछले 7-8 महीने से लगातार इस तनाव ने जीजा जी की सेहत पर भी बुरा असर डाला था। मेज पर दवाओं का ढेर लगा था। मैं अपने घर की समस्या किस किस के पास ले जाऊं? कौन समझाएगा इस औरत को जब मैं ही ना समझा सका? मेधा हर रोज फोन कर हमारा हालचाल पूछती है। राजू ने तो अपना घर भी ले लिया है। दीदी का तमतमाया चेहरा देखकर सोम और मैं समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। आज के परिवेश में इतनी सहनशीलता किसी में नहीं रही जो तनाव को पी जाए। तभी सोम ने इशारा करके मुझे बाहर बुलाया और समझाया। फिर जीजा जी को भी बाहर बुलाया। दीदी अंदर बर्तन समेट रही थी। 10 मिनट के बाद मैं अंदर चली आई और सोम जीजा जी के साथ राजू के घर चले गए। कहाँ गए दोनों? विचित्र सा भाव था दीदी की आंखों में। जीजा जी की छाती में दर्द होने लगा है। कितना परेशान हो गए हैं राजू की वजह से। सोम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए हैं। मैंने झूठ बोला। सुनकर दीदी घबरा गई मगर कुछ बोली नहीं। हर वक्त कलह कलेश हो घर में तो ऐसा होता ही है, इसमें नया क्या है? सहने की भी हद होती है। तुम तो रो पीट लेती हो, जीजा जी तो रो भी नहीं सकते। फिर बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा जानती हो? जवानी में भी आजकल लोगों में सहनशीलता नहीं रही और तुम 60 साल के आदमी से यह आस लगाए बैठी। क्या तुम्हारी जिद पर अपना बुढ़ापा खराब कर ले वो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है कि बेकार की जिद छोड़ो और बच्चों से मिलना शुरू करो। तुम नहीं मिलना चाहती तो जीजा जी को तो मत रोको। अगर दिल का रोग लग गया तो हाथ मलती रह जाओगी दीदी, अकेली रह जाओगी। तब पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। बहू अमीर घर की है, उसका रहन सहन वैसा है तो क्या उसमें दोष हो गया? अपने जैसे घर की क्यों नहीं ले आई जिसका जीवन स्तर तुमसे मिलता जुलता होता और तुम्हारे मन में भी कोई हीन भावना ना आती? दीदी क्या यही सच नहीं है कि तुम बड़े घर की बच्ची को पचा नहीं पाई हो? जो लड़की अपने पिता के काम में सहयोग कर इतना कमा रही थी, उसने तुम्हारे जैसे मध्यवर्गीय परिवार में शादी को हाँ कर दी सिर्फ इसलिए कि इस घर की सादगी और संस्कार उसे पसंद आ गए थे। राजू उसे अच्छा लगा था। और बस करो सुभा, तुम भी राजू की बोली मत बोलो। दीदी बीच में ही बोल पड़ी। इसका मतलब मैंने भी वही समझा जो राजू को समझ में आया।
मेधा एक अच्छी लड़की है, वह तो तुम्हें अपनाना चाहती है, बस तुम ही उनकी नहीं बनना चाहती हो। दीदी कुछ बोली नहीं। तुम दोनों अब बूढ़े हो रहे हो, शरीर कमजोर होगा तब बच्चों का सहारा चाहिए। बच्चे ना बुलाए तो समझ में आता है। तुम्हारे बच्चे सिराखों पर बैठाते हैं। आधा घंटा चुप्पी छाई रही। सोम का फोन आया। उन्होंने कुछ और समझाया मुझे। जीजा जी की छाती में बहुत दर्द हो रहा है क्या? राजू को बुला लिया क्या आपने? अच्छा किया, हम भला इस शहर में किसे जानते हैं। मेरा सवर कुछ ऊंचा हो गया तो दीदी के भी कान खड़े हो गए। राजू को बुला लिया क्या मतलब? उसे बुलाने की क्या जरूरत थी? दीदी ने पूछा। मैं अवाक रह गई कि दीदी को जीजा जी की तबीयत की चिंता नहीं, राजू को क्यों बुला लिया, बस यही प्रश्न किया। मैं हैरान थी कि एक औरत इतनी भी जिद कर सकती है। बहू से नफरत इतनी ज्यादा कि पति जाए तो जाए, बेटा घर ना आए। मैंने उसी पल यह निर्णय ले लिया कि दीदी की जिद को खाद पानी डालकर एक विशाल काया पेड़ नहीं बनने देना। एक स्त्री का त्रियाहट इतना अधिक नहीं बढ़ने देना कि घर तबाह हो जाए। दीदी को जीजा जी की पीड़ा समझ नहीं आ रही है तो वही भाषा बोलनी पड़ेगी जिसे दीदी समझे। 2 घंटे बाद स्थिति बदल चुकी थी। राजू और मेधा हमारे सामने थे। आते ही उसने मेरे और दीदी के पांव छुए। पापा को हल्का दिल का दौरा पड़ा है मम्मी। मौसा जी और डॉक्टर साहब उधर हैं, चलिए। अब भी वहाँ। दीदी को हम पर शक था, तभी तो वो यह सुनकर भी इतनी परेशान नहीं हुई थी। हाँ हाँ चलो दीदी राजू के घर, मैंने झट से कहा। राजू और मेधा अंदर कमरे में चले गए और जब बाहर आए तब उसके हाथ में दीदी और जीजा जी की अटैची थी। चलिए मम्मी, पापा को पूरा आराम चाहिए और पूरी देखभाल, जो आप अकेले नहीं कर पाएगी। चलिए उठिए ना मम्मी, क्या सोच रही हैं? पापा को आपकी जरूरत है, जल्दी उठिए। राजू ने हाथ पकड़कर उठाया और फिर हम सब बाहर खड़ी गाड़ी में आ बैठे। लगभग आधे घंटे बाद हम सब राजू के घर के बाहर खड़े थे। खुशी के अतिरेक में मेरी आंखें भर आई कि राजू इतना बड़ा हो गया है कि अपने घर के बाहर खड़ा हमारा गृह प्रवेश करा रहा है। बड़े स्नेह और सम्मान के साथ मेधा दीदी को उनके कमरे में ले गई। मम्मी, यह रहा आपका कमरा। मेधा का चेहरा संतोष से दमक रहा था। यह आपकी अलमारी, यह बाथरूम, सामने दीवार पर टीवी, और भी आप जो चाहेंगी आ जाएगा। तेरे पापा कहाँ हैं? दीदी का स्वर कड़वा ही था। वह उधर कमरे में लेटे हैं, डॉक्टर और मौसा जी भी वहीं हैं। तनिक सी चिंता उभर आई दीदी के माथे पर। फिर तुरंत वह उनके पास पहुंच गई। वास्तव में जीजा जी लेटे हुए थे। डॉक्टर उन्हें समझा रहे थे, तनाव से बचिए, आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। क्या परेशानी है आपको, जरा बताइए ना। आपका बेटा होनहार है, बहू इतनी अच्छी है, आपकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, फिर क्यों दिल का रोग लगाए जा रहे हैं आप? जीजा जी चुप थे। दीदी की आंखें भर आई थी। शायद अब दीदी को बीमारी का विश्वास हो गया था। सोम मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुराए। मेधा सबके लिए चाय और नाश्ता ले आई। जीजा जी के लिए सूप और ब्रेड। चैन दिख रहा था अब जीजा जी के चेहरे पर। आंखें मूंदकर चुपचाप लेटे थे। शुरुआत हो चुकी थी, आशा है परिणाम भी सुखद होगा। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ दोस्तों, ऐसी कहानी के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं हर रोज आपके लिए इतना ही मेहनत करके नई नई कहानियाँ ला सकूं। थैंक यू।